बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर चैप्टर 8 वेव्स हम पढ़ रहे थे। लास्ट टॉपिक्स जो हमने पढ़े थे उसमें था सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स और फिर उसके बाद हमने देखा था इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो इन्हीं के फॉलोइंग टॉपिक्स हैं, जिनमें है स्टैंडिंग वेव्स। फिर स्टैंडिंग वेव्स के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ इसके केसेस आएंगे और फिर उसके बाद क्वांटाइजेशन, फंडामेंटल एंड ओवर ट्यून फ्रिक्वेंसीज क्या होती हैं, और फिर क्लोज आर्गन पाइप। So first of all, we would like to see standing waves. Standing waves क्या हैं? तो बेसिकली स्टैंडिंग वेव जब दो वेव्स सेम टाइम पीरियड या सेम फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, सेम स्पीड के साथ अपोजिट डायरेक्शन में एक लाइन के अंदर आके सुपर इम्पोज होती हैं, तो वो एक लूप की फॉर्म में वाइब्रेट करती हैं। जब दो वेव्स सेम फ्रीक्वेंसी की, सेम एम्पलीट्यूड की, सेम स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में एक ही लाइन के अंदर, स्ट्रेट लाइन के अंदर एक दूसरे के साथ आके सुपर इम्पोज होती हैं, तो देन दे वाइब्रेट इन द फॉर्म ऑफ लूप। और इन वेव्स, ये जो लूप है या ये जो लूप्स होती हैं, इनको हम स्टैंडिंग वेव्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक लेंथ एल है जिसके एक एंड को आपने किसी रिजिड सपोर्ट से बांधा हुआ है और दूसरे एंड से आप कंटिन्यूसली आप उसके अंदर रिपल्स प्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो जो ही आप उस स्ट्रिंग को एक जर्क देंगे तो एक रिपल प्रोड्यूस होगी जो कि मूव करके जाएगी दूसरे एंड की तरफ, जो कि रिजिड एंड है, और वहाँ से रिफ्लेक्ट होके डिफरेंट फेज के साथ वापस आएगी। ये तो हो गया उस लूप का या उस ट्रांसवर्स वेव का रिफ्लेक्शन। अगर आप कंटिन्यूसली उस जो एंड जो आपके हाथ में है उसको कंटिन्यूसली जर्क दें, तो लगातार लूप्स पैदा होंगी जो कि मूव करके जाएंगी रिजिड एंड की तरफ और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस आएंगे। तो जाने वाली लूप्स और आने वाली वेव्स जो हैं ये एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज होंगी, तो ये एक इन द फॉर्म ऑफ लूप वाइब्रेट करेंगी या इन द फॉर्म ऑफ लूप्स वाइब्रेट करेंगी। ये डिपेंड करता है कि आप किस फ्रिक्वेंसी के साथ उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, रोप को या स्ट्रिंग को। तो ये जो लूप्स की फॉर्म में वाइब्रेट करना है स्ट्रिंग का, इसको हम कहते हैं, इन लूप्स को हम कहते हैं स्टेशनरी वेव्स। इनको हम स्टेशनरी वेव्स कहेंगे। तो होता क्या है कि एक आपने वही जो मैंने एक्सप्लेन किया कि एक एंड के ऊपर जब आप एक लूप को जर्क देते हैं तो वो मूव करके जाती है, रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है रिजिड एंड से। जब कंटिन्यूसली आप उसको जर्क देते हैं तो ये जाने वाली जो लूप्स हैं या वेव्स हैं और आने और रिफ्लेक्ट होकर आने वाली वेव्स, ये एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज होती हैं बिकॉज दे आर इन सेम लाइन, सेम स्पीड और सेम फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड के साथ एक दूसरे के साथ आके मिल रही हैं, तो ये लूप्स की फॉर्म में वाइब्रेट करते हैं, जिसे हम स्टैंडिंग वेव कहते हैं। अब इस फिनोमेना को एक वीडियो के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। आपने इस वीडियो को गौर से देखना है। Smile at your admiring audience, and we will be demonstrating transverse stand. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉक्टर बॉयड जो है वो स्टैंडिंग वेव की डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं। इसमें इनका एक स्टूडेंट जो कि इनका असिस्टेंट है, उसने अपने हाथ को स्टेशनरी रखा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे कि इसका हाथ स्टेशनरी है, विच मीन्स दैट दिस इज रिजिड स्पॉट, जबकि दूसरे हैंड से रिपल्स या वेव्स या लूप्स प्रोड्यूस की जाएंगी बाय गिविंग जग्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही विल डिमॉन्स्ट्रेट कि किस तरह से ये लूप्स जा रही हैं और रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही हैं। आपने इस स्ट्रिंग के ऊपर गौर करना है। Waves. I'll also demonstrate traveling transverse waves. Here's a traveling wave. I'm starting the wave by creating a disturbance here with my hand that is perpendicular to the direction of propagation of the wave. So I'll move my hand up and down, and you'll see that the little bump in the spring travels from me to Parker and then back to me again. And you notice that when the wave hits Parker's hands, because he's holding it firmly, what was a peak heading toward him converts itself into a valley as it bounces off of his hands. अब यहाँ पे दो चीज़ें एक्सप्लेन की जा रही हैं। एक तो ट्रैवलिंग ऑफ वेव को एक्सप्लेन किया जा रहा है कि वेव ट्रैवल करके जा रही है और रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है।
ठीक है। और ये वेव की जो टाइप है ट्रांसवर्स वेव है कि पार्टिकल ऑफ द मीडियम परपेंडिकुलर द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक डिस्टर्बेंस क्रिएट की गई है जिस डिस्टर्बेंस की वजह से एक क्रस्ट मूव करके जा रहा था कंटिन्यूसली फॉरवर्ड। इसके असिस्टेंट जो कि जिसका नाम पार्कर है उसके हाथ में, और इसको आप कंसिडर कर सकते हैं कि ये रिजिड स्पॉट है। यहाँ से ये क्रस्ट डिफरेंट फेज के साथ ट्रफ की फॉर्म में वापस रिफ्लेक्ट होके डॉक्टर के पास, डॉक्टर फ्लॉयड के पास वापस आया है। So then a standing wave is where you pick a frequency that matches the length of the string in such a way that the waves created from my side of the string and bouncing off of Parker's coincide with each other and reinforce each other to create a standing wave pattern. The lowest frequency standing wave pattern is this one. It's called mode, M-O-D-E 1, or the first harmonic, or in other words, also called the fundamental mode. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जब फ्रीक्वेंसी कम थी तो ये जो स्ट्रिंग थी ये बेसिकली एक लूप की फॉर्म में ऑसिलेट करी है। अगर आप इसकी लेंथ को कम कर दें और सेम फ्रीक्वेंसी मेंटेन रखें, अगर इसकी लेंथ को कम करने से ये अगर जब वाइब्रेट करे तो ज़्यादा स्पीड के साथ वाइब्रेट करे तो आपको इन द फॉर्म ऑफ लूप ये नज़र आएगी, जिसको हम स्टैंडिंग वेव कहेंगे। और ये फंडामेंटल इसकी लूप या फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है जो कि बेसिक फ्रिक्वेंसी। अब इसे फंडामेंटल क्यों कहा जाता है आगे चल के हम देखेंगे। बेसिकली इट्स बाकी जो फ्रिक्वेंसीज़ हैं वो इसका इंटीग्रल मल्टीपल होती हैं। ये तो बेसिक फ्रिक्वेंसी है, अब बाकी फ्रिक्वेंसी जो होंगी वो इसका मल्टीपल होंगी। तो ये एक फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है। और आगे आप चल के देखेंगे कि डिफरेंट लूप्स कैसे बनती हैं। जब आप इस डिस्टर्बेंस की फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज़ करते हैं तो इनफैक्ट आप जो भेजने वाली वेव्स हैं उनकी फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज़ करें, और रिफ्लेक्टेड वेव्स क्योंकि दोनों सेम फ्रिक्वेंसी की हैं तो ये एक दूसरे के साथ जब मैच सुपर इम्पोज होंगी तो दो लूप्स की फॉर्म में जब फर्दर इंक्रीज़ की इसकी डिस्टर्बेंस को इंक्रीज़ किया जाएगा तो तीन लूप्स की फॉर्म में, और इसी तरह से चार पाँच छः लूप्स की फॉर्म में ये ऑसिलेट करेगी या वाइब्रेट करेगी। It's the lowest frequency mode that you can get in a transverse standing wave. If I double the frequency of that mode, I get the second harmonic or second mode, and sometimes called the first overtone. अब यहाँ पे आप देखें जब इन्होंने फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज़ किया, पहले केस के अंदर ये डिस्टर्बेंस थी वो कम थी तो एक लूप बनी है जैसे हमने फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी का नाम लिया। अब जब डिस्टर्बेंस इंक्रीज़ की गई है तो आपके पास दो लूप्स बनी है। आप एक ये देख सकते हैं और दूसरी ये लेप्स देख सकते हैं। तो ये बेसिकली दो लूप्स की फॉर्म में ऑसिलेट करेगा। तो ये सेकंड ओवर ट्यून आप इसे कह सकते हैं। तो इसमें ये जो पॉइंट है जहाँ पे एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव जो है वो ज़ीरो है या मिनिमम है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट अगर आप यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, स्ट्रेट लाइन, तो एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, ये तीन पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव जो है वो मिनिमम है या ज़ीरो है। इनको हम कहते हैं नोड पॉइंट्स। इनको क्या कहा जाता है? नोड पॉइंट्स। और वो पॉइंट्स जहाँ पे एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव मैक्सिमम हो उनको हम कहेंगे एंटी नोड। तो अभी जब स्टेशनरी वेव इन द फॉर्म ऑफ टू लूप्स वाइब्रेट करेगी तो हमारे पास कितने एंटी नोड होंगे? कितने नोड होंगे? एक, दो, तीन। और एंटी नोड कितने होंगे? एक और दो। और बेसिकली ये जो सेंट्रल पॉइंट है इट ऑलमोस्ट सीम्स टू बी स्टेशनरी, आपको रुका हुआ नजर आएगा, ऑसिलेट करता हुआ नजर नहीं आएगा इन आइडियल केस। And this one, if you'll notice, is going twice as fast as the fundamental mode. It has a node that's exactly halfway between Parker and me. And that's a node where there's approximately no motion going on. Frequency, and get a standing wave pattern that coincides with the third harmonic or अभी ये जो डिस्टर्बेंस फ्रिक्वेंसी है ये इसको इंक्रीज़ करेंगे। इट्स मीन के जो सेंट आउट वेव्स हैं उनकी और रिफ्लेक्टेड वेव्स जो है इनकी फ्रिक्वेंसी दोनों की इंक्रीज़ की जा रही है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ये स्ट्रिंग है इन द फॉर्म ऑफ थ्री लूप्स ऑसिलेट करेगी। तो जो जो आप फ्रिक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे तो नंबर ऑफ लूप्स जो हैं वो बढ़ती जाएंगी। second overtone. ऑलमोस्ट यहाँ पे चूँकि आइडियल केस नहीं है तो वन,
2 और 3 लूप्स बन रही हैं। Try again. Okay, I think I've got it approximately now. I think I had it for a little while there. That's the third mode, where the string vibrates in 3 separate segments. There's actually an infinite number of these modes that you can get, and see if I can get one of the higher modes. I think that's. अभी जब इन्होंने डिस्टर्बेंस स्पीड को बढ़ाया तो नंबर ऑफ मोड्स भी बढ़ गए हैं। पिछले केस के अंदर 3 थे, अभी ये 1 2 3 और ये 4 बन गई हैं। तो जब आप फ्रिक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं तो ये नंबर ऑफ जो इसकी लूप्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं। तो ये बेसिकली स्टैंडिंग वेव्स का फिनोमेना है जो कि मैंने आपको इस स्लाइड के अंदर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो ये तो होगी इसकी डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन। और ये बेसिकली आप देख सकते हैं कि दो वेव्स ऑपोजिट डायरेक्शन में जब जा रही हैं तो जब एक दूसरे के साथ ये सुपर इम्पोज होती हैं तो यहाँ पे एक इन द फॉर्म ऑफ लूप वाइब्रेट करती हैं। यही वो पॉइंट्स जहाँ पे इनका एम्पलीट्यूड जो है वो ज़ीरो हो तो वो नोड पॉइंट्स, और जहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम उनको एंटी नोड पॉइंट्स कहते हैं। अब हमने डिफरेंट रिलेशनशिप देखने हैं कि जब आप कोई भी स्ट्रिंग है उसकी जो लेंथ है उसके अंदर जो नंबर ऑफ लूप्स हैं और वेव लेंथ है, इनके दरम्यान रिलेशनशिप क्या, और फिर वहाँ से स्पीड ऑफ वेव्स जो है आप फाइंड आउट करेंगे। सपोज हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ एल है और जो वेव लेंथ है उसे हमने डिनोट किया हुआ है लेमडा के साथ। तो जब हमने इस स्ट्रिंग को, सपोज ये स्ट्रिंग है, आप एक रबर बैंड ले लें, दोनों को, उस रबर बैंड के दोनों एंड्स को आप रिजिड सपोर्ट के साथ अटैच कर दें और सेंटर से आप खींच के जो ही छोड़ेंगे तो एक वेव इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी, एक वेव इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद अपने फेस को चेंज करके ये एक जो फर्स्ट वेव है वो इधर से मूव करके आएगी और सेकंड वेव इधर से मूव करके आएगी, दोनों सुपर इम्पोज होंगी तो इन द फॉर्म ऑफ वन लूप ये ऑसिलेट करेंगी। ये ठीक है। अब ये जो पॉइंट्स हैं जहाँ पे एम्पलीट्यूड जीरो या मिनिमम है, दैट दोज आर कॉल्ड नोड पॉइंट्स, और दिस पॉइंट इज कॉल्ड एंटी नोड पॉइंट। अब जो लेंथ है स्ट्रिंग की वो एल है। अगर आप गौर करें तो ये लेंथ बेसिकली कितनी वेव लेंथ के बराबर है। अब एक वेव लेंथ जो होती है, सपोज वो अगर ये वाली ऊपर वाली वेव हम इसको कंसिडर करते हैं, ये पूरी एक वेव है, तो जब इसके साथ एक ट्रफ भी मिलेगा तो तब ये एक लेमडा बनेगा। तो अभी हमारे पास क्या है, सिर्फ एक क्रस्ट है, इसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लेंथ है ये बेसिकली हाफ ऑफ द वेव लेंथ है। मैं एक मतलब फिर एक्सप्लेन करता हूँ। वेव लेंथ बेसिकली क्या होती है, वन कंसेक्टिव क्रस्ट एंड ट्रफ। एक क्रस्ट और एक ट्रफ के मिलने की वजह से हमारे पास एक वेव बनती है। अब चूंकि लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक है और ये बेसिकली अगर वेव लेंथ के साथ इसका मवाजना करें तो ये लेंथ बेसिकली लेमडा बाई टू हाफ ऑफ द वेव लेंथ है। सो वी कैन राइट एज एल इज इक्वल टू लेमडा वन बाई टू। क्योंकि हम पहली फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करने जा रहे हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को, इसलिए मैंने इसे लेमडा वन है। या हम कह सकते हैं कि जो लेमडा वन है क्रॉस मल्टीप्लाई किया है तो ये टू एल के बराबर है। फर्दर वी नो दैट जो स्पीड है v इज इक्वल टू एफ लेमडा होती है। चूँकि हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने जा रहे हैं, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने जा रहे हैं, तो v इज इक्वल टू एफ वन लेमडा वन हो जाएगा। अब हमने देखा लेमडा वन किसके बराबर है, टू एल के बराबर। बट सो या एफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं, एफ वन इज इक्वल टू वी ओवर लेमडा वन। नेक्स्ट, अब लेमडा की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी लेमडा वन, तो लेमडा वन बेसिकली किसके किसके बराबर आएगा, v डिवाइड बाई टू एल है, टू इसके नीचे लिख दिया और एल को मैंने सेपरेट कर दिया। अब स्पीड ऑफ वेव जो है इन अ स्ट्रिंग जो है, सपोज उसका मास जो है पर यूनिट लेंथ वो m है और टेंशन इन द स्ट्रिंग जो है वो t है, तो स्पीड का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू अंडर रूट टी डिवाइड बाई एम वन। सो ये हमारे पास आ गया स्पीड का फार्मूला फॉर अ स्ट्रिंग। अब स्पीड का फार्मूला ये है तो हमने इस स्पीड की ये जो वैल्यू है स्पीड की, इसको इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट कर दिया है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्वेशन क्या बन जाएगी, अंडर रूट टी डिवाइड बाई एम डिवाइड बाई टू एल। तो टू एल अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, टी डिवाइड बाई एम। सो ये हमारे पास फार्मूला है जिसके ज़रिए हम फर्स्ट ओवर ट्यून या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं।
अब हम क्या करते हैं, इस लूप की फ्रीक्वेंसी को जिस तरह से प्रेजेंटेशन वीडियो के अंदर दिखाया जा रहा था कि डिस्टर्बेंस अगर हम इंक्रीज़ करते हैं, तो यहाँ पे इस केस के अंदर हमने हाफ से स्ट्रक किया था स्ट्रिंग को, अभी हम स्ट्रिंग के 4 ऐसे करते हैं, एक सेंटर से ये और ये, तो ये बन जाएगा 1 2 3 4। तो 1/4 ऑफ द स्ट्रिंग हम इसको स्ट्रैक करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो जब हमने 1/4 ऑफ द स्ट्रिंग 1/4 ऑफ द लेंथ से हमने स्ट्रिंग को स्ट्रक किया, तो हमारे पास 2 लूप्स बनी वेव्स की, ठीक है। एक हमारे पास वेव ये गई जो कि रिफ्लेक्ट होके इस तरह से आई, और दूसरी, या हम ये कह सकते हैं कि ये वेव हमारे पास रिफ्लेक्ट होके इस तरह से आई, तो हमारे पास 2 लूप्स की फॉर्म में ये वाइब्रेट करेगी। अब इस केस में ये पूरी स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो एल है, और ये लेंथ बेसिकली एक लेमडा के बराबर है कि नहीं, ये पूरा एक वेव लेंथ बन रही है, या अगर इस तरह से हम देखें तो ये पूरी एक वेव लेंथ बन रही है। सो वी कैन राइट एज एल इज इक्वल टू λ/2 बाई λ/2, या वेव लेंथ के बराबर है जो मैंने कहा। एल जो है वो वेव लेंथ के बराबर है, हाफ ऑफ द λ/2 हाफ λ/2, हाफ लेमडा और हाफ लेमडा ये हमारे पास लेंथ के लेमडा के बराबर ही आ जाएगी। सो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी लेंथ है ये बेसिकली लेमडा के बराबर है, ठीक है। अब फिर बाकी वही प्रोसेस है कि स्पीड का फार्मूला है v इज इक्वल टू एफ लेमडा, और चूंकि हम सेकंड फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने जा रहे हैं तो f2 लेमडा 2 हो जाएगा। फिर अगेन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड करते हैं, f2 इज इक्वल टू v डिवाइड बाई लेमडा 2, अगेन v किसके बराबर है जी, सॉरी, मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, f2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2v डिवाइड बाय 2l। राइट हैंड साइड पे हमने l 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है, ठीक हो गया जी। 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, फिर हमारे पास ये इक्वेशन बन रही है। फर्दर हम स्पीड का जो फार्मूला है उसको हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, बट बिफोर दैट f1 जो हमारे पास था पिछली इक्वेशन के अंदर हमने फाइंड किया हुआ था, f1 बेसिकली बराबर है v डिवाइड बाई 2l के। अगर आपको याद हो तो पिछली जो ये हमने फाइंड आउट किया था, f1 इज इक्वल टू v डिवाइड बाई 2l। तो यहाँ पे भी वही है, l इज इक्वल टू लेमडा के बराबर आ गया, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। फिर हमने f की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, f2 इज इक्वल टू v डिवाइड बाई लेमडा 2। फिर यहाँ पे इस साइड पे हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर दिया, तो हमारे पास ये क्वेश्चन आ गई। अब हमने कहा कि जो f1 है वो बेसिकली v डिवाइड बाई 2l है, और v डिवाइड बाई 2l किसके बराबर है, f1 के। तो यहाँ पे v डिवाइड बाई 2l की जगह हम f1 पुट कर सकते हैं, हमारे पास क्या आएगा, f2 इज इक्वल 2 इंटू f1। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेकंड हमारे पास ओवर ट्यून है वो बेसिकली इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या है, फर्स्ट या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, मल्टीप्लाई बाय 2 है। तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का डबल हमारे पास ओवर ट्यून, सेकंड हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आ रही है, सेकंड ओवर ट्यून जो आ रही है वो है। अब थर्ड ओवर ट्यून के लिए जब हमारे पास एक जो स्ट्रिंग है वो 3 लूप्स की फॉर्म में ऑसिलेट करती है, वाइब्रेट करती है, उस केस के अंदर हम क्या करते हैं कि इसको 1/6 ऑफ द लेंथ हम इसको प्लग करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से हमने इसे प्लग किया है, ऊपर खींच के स्ट्रिंग को जब छोड़ा है तो हमारे पास एक वेव इधर जनरेट हुई, एक वेव इधर जनरेट होकर रिफ्लेक्ट होकर वापस आई, तो इन द फॉर्म ऑफ 3 लूप ऑसिलेट किया इसने। अब हमारे पास जो टोटल लेंथ है वो एल है, और कितनी वेव लेंथ बन रही है, ये एक कंप्लीट वेव लेंथ बन रही है, और फिर आगे ये एक हाफ वेव लेंथ बन रही है। अगर ये एक और कंप्लीट टफ होता तो ये एक कंप्लीट वेव लेंथ ये, और एक कंप्लीट वेव लेंथ ये, तो ये 2 वेव लेंथ हो जाती है, यानी 2 लेमडा हो जाता है। लेकिन चूंकि हमारे पास ये एक लेमडा बन रहा है और ये एक हाफ लेमडा बन रहा है, तो बेसिकली लेंथ जो है वो क्या है, 3 लेमडा बाय 2। ये हमारे पास थर्ड फ्रीक्वेंसी है, अगेन वही प्रोसेस है, लेमडा 3 इज इक्वल टू 2 बाई 3 इंटू एल, एंड वी इज इक्वल टू एफ लेमडा। f3 किसके बराबर होगा, v डिवाइड बाई लेमडा 3। लेमडा 3 की जो वैल्यू है हम फिर वही यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, f3 इज इक्वल टू, यहाँ पे जब हमने वैल्यू पुट की तो हमारे पास क्या आया, 2/3 इंटू एल। तो जब यहाँ पे 2/3 इंटू एल जब पुट किया तो 2/3 इन्वर्ट हो जाएगा
और बन जाएगा 3/2 एंड v डिवाइड बाई एल। अगेन F1 जो है हमारे पास, इसने जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है उसको आपने याद रखना है, F1 इज इक्वल टू v डिवाइड बाई 2L है। तो अगर इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें और v डिवाइड बाई एल, v डिवाइड बाई 2L, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू वी डिवाइड बाई 2L हो जाएगा। और v डिवाइड बाई 2L F1 के बराबर है यहाँ पे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3 इंटू F1। तो हम इसको लिख सकते हैं F3 इज इक्वल टू 3 इंटू F1, क्योंकि v डिवाइड बाई 2L, यहाँ से 2 अगर L के साथ लिखते हैं तो 3 इंटू वी डिवाइड बाई 2L, वी डिवाइड बाई 2L F1 के बराबर है। तो ये थर्ड हमारे पास फ्रिक्वेंसी आ गई। ठीक है जी। सिमिलरली हमारे पास F4 जो आएगी 4 इंटू F1 आएगी, F5 जो आएगी 5 इंटू F1 आएगी, और इस तरह से हम करते जाएँ तो nth जो हमारे पास ओवरट्यून फ्रिक्वेंसी आएगी दैट इज़ n इंटू F1, वेयर 1 2 3 आर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू सो ऑन है। तो इस तरह से हमारे पास जो स्टेशनरी वेव है वो हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज के अंदर हमें से ऑसिलेट करवा सकते हैं, जिनको हम हार्मोनिक्स भी कह सकते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक। अब कुछ डेफिनेशंस हैं। पहली बात हुई है क्वांटाइजेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब ये जो स्टैंडिंग वेव्स हैं ये क्वांटाइज नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज के अंदर प्रोड्यूस की जा सकती है, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। और ये जो फिनोमेना है इसे हम क्वांटाइजेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इन एनी मीडियम स्टेशनरी वेव्स ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी कैन नॉट बी सेट अप। सिर्फ इंटीग्रल फ्रीक्वेंसीज को सेट अप किया जा सकता है। द वेव्स हैव डिस्क्रीट सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज दैट इज़ F1 F2 F3 F4, यही प्रोड्यूस की जा सकती हैं, इन बिटवीन कुछ भी नहीं होगा। ओनली कैन बी सेट अप इन द मीडियम, दिस इज़ नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब उसके बाद फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है? जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है ट्रांसवर्स वेव की, जो स्ट्रिंग के अंदर हमने देखी थी जब एक लूप की फॉर्म में ऑसिलेट कर रही थी, तो उसको हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। उस फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इसलिए कहा जाता है कि उससे बाकी फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस की जा सकती हैं। उसके बाद ओवरट्यून फ्रीक्वेंसीज क्या है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के अलावा जितनी भी हमारे पास इंटीग्रल मल्टीपल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज आ रही थी वो इसकी हार्मोनिक्स या ओवरट्यून्स कहलाती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप बेसिकली क्या है? द पाइप इन विच एयर कॉलम कैन बी सेट इनटू वाइब्रेशंस टू प्रोड्यूस साउंड इज नोन एज ऑर्गन पाइप। आसान और सिंपल सी मिसाल, आपका ऑर्गन पाइप जो है वो एक फ्लूइड है, बांसुरी। बांसुरी को आप ऑर्गन पाइप, एक सॉर्ट ऑफ ऑर्गन पाइप कह सकते हैं। सेम इसकी एप्लीकेशन जो है वो विसल के अंदर भी है, सीटी के अंदर भी है। जब विसल बजाई जाती है तो वो भी सॉर्ट ऑफ ऑर्गन पाइप ही है। Basically, an organ pipe is a wind instrument. It consists of a long tube in which air is forced from one end and sound is produced by means of vibrating air column. अब होता क्या है? होता बेसिकली ऑर्गन पाइप के अंदर ये होता है कि एक ट्यूब होती है जिसके अंदर एयर को ब्लो करवाया जाता है। जब एयर को ब्लो करवाया जाता है तो वो दूसरे एंड से रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है। अब जो इनकमिंग एयर और रिफ्लेक्टेड बैक जो एयर होती हैं, ये जब दोनों एक दूसरे के साथ सुपरइम्पोज होती है तो ये साउंड प्रोड्यूस करती हैं। अब आर्गन पाइप हमारे पास दो तरह के हैं, एक ओपन आर्गन पाइप और एक क्लोज आर्गन पाइप। क्लोज आर्गन पाइप बेसिकली वो पाइप होता है जिसका एक एंड जो होता है वो क्लोज होता है, इसे हम क्लोज आर्गन पाइप कहते हैं। और ओपन आर्गन पाइप बेसिकली इसके ऑपोजिट होगा, जिसके दोनों एंड ओपन हो। अब सेम प्रोसीजर जो हमने अभी स्टैंडिंग वेव्स का हमने देखा था स्ट्रिंग के लिए, अब स्ट्रिंग जो थी वो ट्रांसवर्स वेव्स थी। अब यही फिनोमेना हम देखेंगे आर्गन पाइप में, और आर्गन पाइप में जो वेव्स होंगी वो बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होंगी। तो वही सारा कोई फिनोमेना है, आपने देखना है। तो सबसे पहले फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, उसको हम देखते हैं। तो सपोज हमारे पास जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F1 है और उस वक्त जो वेवलेंथ है वो λ1 है, और इन केस ऑफ फंडामेंटल रोल द डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड इज़ 1/4 ऑफ द वेवलेंथ। ये आपको मैं फिगर से समझाता हूँ। सपोज है हमारे पास एक 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 वेव प्रोड्यूस हो रही है ऑर्गन पाइप के अंदर। तो जब हमारे पास फर्स्ट फ्रीक्वेंसी थी तो यहाँ पे हमारे पास एक इस तरह की लूप बनी। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जब ये एक लूप कंप्लीट होगी तो ये हाफ ऑफ द वेवलेंथ होगी, जब पूरी एक कंप्लीट लूप होगी। लेकिन ये क्या है? आधी लूप है। सिर्फ एक क्रस्ट का भी हाफ है या एक ट्रफ का भी हाफ है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे इस केस के अंदर जो, अगर इस ऑर्गन पाइप की लेंथ L है
तो एल बेसिकली किसके बराबर है, जो लेमडा बेसिकली जो बराबर है वो 4L के बराबर है, या हम ये कह सकते हैं कि जो लेमडा है वो L/4 के जो L है वो 4 लेमडा/4 के बराबर है, फोर्थ ऑफ द वेव लेंथ है। यहाँ पे आप देख लें कि वेव लेंथ का ये चौथाई हिस्सा है, अगर इसको कंप्लीट करें तो ये हाफ हो जाएगा, और फिर आगे ट्रफ भी आ जाए तो ये एक कंप्लीट वेव हो जाएगी। तो बेसिकली जो रिलेशनशिप है वेव लेंथ का और लेंथ का, वो बेसिकली लेमडा इज इक्वल टू 4 बाय जो एल है वो लेमडा/4 के बराबर है। एल जो है वो लेमडा/4 के बराबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, लेमडा इज इक्वल टू 4L के बराबर आएगा। अब वी नो दैट v इज इक्वल टू f1 इंटू लेमडा वन अगेन, एंड f1 इज इक्वल टू v ओवर लेमडा। तो जब हम इसके अंदर इसकी वैल्यू पुट करेंगे, लेमडा की ये 4L है, तो हमारे पास फर्स्ट फ्रीक्वेंसी जो आएगी f1 दैट इज इक्वल टू v ओवर 4L है। सिमिलरली अगर ऑर्गन पाइप के अंदर जो हमारे पास सेकंड फ्रीक्वेंसी है, तो उस केस के अंदर हमारे पास लूप्स की जो फॉर्म होगी वो ये होगी। अब ये कंप्लीट एक लूप बन रही है, बेसिकली हाफ ऑफ द वेवलेंथ है, और ये फिर हाफ ऑफ द वेवलेंथ का भी हाफ है, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन गया, लेमडा/2, एंड दिस विल बी लेमडा/4। ये लेमडा का वही चौथाई हिस्सा है, तो लेमडा/4 एंड लेमडा/2, ये बेसिकली हमारे पास आएगा L इज इक्वल टू 3 लेमडा/4। ये 3 लेमडा/4 हमारे पास आ गए हैं। तो जो हमारे पास लेंथ है इस ऑर्गन पाइप की वो 3 लेमडा/4 यानी 3/4 वेव लेंथ का है। वेव लेंथ के अगर 4 हिस्से करें तो उनमें से 3 हिस्से ले लें, तो ये लेंथ हमारे पास जो ऑर्गन पाइप की वो 3/4 ऑफ द वेव लेंथ, 3/4 ऑफ द वेव लेंथ है। या यहाँ से अगर आप लेमडा की वैल्यू निकालें तो लेमडा इज इक्वल टू ये 3 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 4 डिवाइड होगा तो सब जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास बनेगा 4/3 इंटू एल, 4/3 इंटू एल। अगेन वही सिंपल फार्मूला है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा एंड f इज इक्वल टू बी लेमडा, और चूंकि ये सेकंड फ्रीक्वेंसी तो मैंने यहाँ पे इसके सबस्क्रिप्ट में 2b लिख दिया है। अगेन लेमडा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, तो लेमडा की वैल्यू बेसिकली क्या थी, 4/3 इंटू एल। तो यहाँ पे जब आप 4/3 इंटू एल करेंगे तो 4L, और जो 3 है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा v के साथ, तो 3v/4L, ये आपके पास सेकंड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। फर्दर जो फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी वो f1 इज इक्वल टू v/4L थी। अब यहाँ पे ये जो v/4L है ये किसके बराबर बन जाएगा, f1 के, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 3 इंटू f1। तो हमारे पास जो सेकंड फ्रीक्वेंसी आएगी वो बेसिकली 3f1 के आएगी, तो ये ×3 ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, सेकंड ओवर ट्यून जो हमारे पास आ रही है। सिमिलरली अगर हम थर्ड इसका मोड देखें वाइब्रेशन का, तो हमारे पास जो ओपन आर्गन जो जो क्लो जो हमारे पास पाइप है इसके अंदर जो लूप्स की तादाद होगी वो 2 होगी, और थर्ड जो है हमारे पास वो 1/4 होगी। तो हमारे इसका मतलब ये हुआ कि ये एक कंप्लीट वेवलेंथ बन रही है और ये 1/4 बन रही है, तो लेमडा प्लस लेमडा/4, तो ये बन जाएगा हमारे पास 5 लेमडा/4 बन जाएगा। तो यहाँ से फिर अगेन लेमडा की वैल्यू निकाल लें, तो लेमडा 3 इज इक्वल टू 5 इधर आके डिवाइड, 4 इधर आके मल्टीप्लाई, तो 4/5 इंटू एल, 4/5 इंटू एल। अगेन वी नो दैट v इज इक्वल टू एफ लेमडा, और चूँकि थर्ड फ्रीक्वेंसी हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं, तो v इज इक्वल टू f3 इंटू लेमडा 3 एंड f3 इज इक्वल टू v ओवर लेमडा 3। अगेन लेमडा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, तो 4/5 इंटू एल आ जाएगा, तो क्या बन गया f3 इज इक्वल टू 5/4। चूँकि यहाँ पे 4/5 जब यहाँ पे पुट करेंगे तो 5 इन्वर्ट हो गया ऊपर चला जाएगा, तो 5v/L आ जाएगा। अब v/4L ये किसके बराबर था, f1 के बराबर था, तो हमारे पास क्या बन गया 5 इंटू v/4L, ये v/4L f1 के बराबर है। हमारे पास f3 क्या बन जाएगा 5 इंटू f1। तो अगले स्टेप में देखें, f3 इज इक्वल टू 5 इंटू f1। सिमिलरली हमारे पास जो फोर्थ, पहली हमारे पास जो एवर्टियन फ्रीक्वेंसी थी वो बेसिकली हमारे पास v/4L थी। सेकंड हमारे पास आई
वो जो थी वो 3v/4l या 3f1 थी, फिर उसके बाद 5f1 हुई। इसका मतलब कि जो फोर्थ होगी वो 7f1 होगी, जो फिफ्थ होगी वो 9f1 होगी, इस तरह से जो सिक्स्थ होगी वो 11f1 होगी। सिमिलरली इट विल गो ऑन। तो हमारे पास जो nth फ्रीक्वेंसी होगी वो 2n-1। अब n जो है इंटीजर है, 1 2 3 4। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी हम फ्रीक्वेंसी देखना जा रहे हैं 50th 50वीं, तो यहाँ पे 50 आ जाएगा। 2 50s आर 100, 100 में से 1 गया तो पीछे 99 इंटू F1, तो 99 इंटू F1 ये हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। फिर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू सो आ जाएगी। So hence it is proved that only odd harmonics are present in closed organ pipe। closed organ pipe के अंदर हमारे पास जो odd harmonics होती हैं वही होती हैं। इसके बाद अब जब हम open organ pipe की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास जो हार्मोनिक्स हैं या जो फ्रिक्वेंसीज़ हैं वो बेसिकली इवन हैं या ऑड हैं। अगेन वही फिनोमेना होगा, लेकिन इस केस के अंदर जब हम ओपन ऑर्गन पाइप देखेंगे तो उसमें ये एंड भी ओपन होगा। तो इंस्टेड ऑफ यहाँ पे जो नोड बन रहा है यहाँ पे एंटी नोड्स होंगे। यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे एंटी नोड बन रहा है तो यहाँ पे भी एंटी नोड, यानी कि इस पाइप को यहाँ से काट दें तो इस तरह की लूप्स हमारे पास बन रही होंगी। तो ये थे आज का हमारा लेक्चर और ये थे हमारे आज के टॉपिक्स। होपफुली आपको समझ आए होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।